किसी बाबा पे जाती हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाती हैं या खुद पैसे के लिए कॉलेज की बहुत सी लड़कियां ये काम कर रही हैं जो छुपा नहीं है। मेरे शहर में 10 to 5 सुबह महिलाएं खड़ी होती हैं जो घर में शायद कह के आती हैं कि हम जॉब पे जा रहे हैं, और वो बस स्टैंड के सामने खड़ी हैं। मुंह उन्होंने ढका हुआ है बस, और सबको पता है कि ये कौन होती है। ये जो माई बॉडी और माई चॉइस का कॉन्सेप्ट आया, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आप तो गई हो कि उस महिला को निकालना है मुझे और हाँ। उसने उल्टा कहा हो कि आपको क्या? हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपने कॉलेज कैंपस में कर रहे हैं, हमारी दोस्ती है और दोस्ती में कौन सी बुराई। तो मैंने कहा दोस्ती के बिस्तर तक जानी चाहिए, तो बोले ये तो सब नॉर्मल चीजें हैं, इनमें कुछ नहीं है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, महिलाएं खुद उनके पास में जा रही हैं। और आपने खुद देखा है कि वो कितनी अश्लील वीडियो सोच के और देख के भी अजीब सी मतलब घिन आती है कि हम औरत 58 बच्चों का शोषण, और 58 बच्चे वो लड़के हैं। लड़कों के साथ वो बंदा सेक्स करता है जो इंजीनियर है, जिसको पैसे की कमी नहीं है, फिर भी वो। और आस पड़ोस के लोग कहते हैं बहुत सज्जन लोग हैं दोनों पति पत्नी। कल मैं रास्ते से आ रही हूँ, मुझे किसी ने फ़ोन किया, मैडम मेरी बेटी गायब है। मुझे कितनी बड़ी है? 27 साल। 27 साल की कैसे गायब हो सकती है? क्या बच्चों की डिमांड भी करते हैं ये लोग? छोटी लड़की मांग रहे हैं, और आपको तो पता है मैंने तो इसका काम छोड़ दिया। मेरे यहाँ तो एक भी लड़की नहीं ढूंढ रही। तो ये कह रहे हैं साहब तेरी पोती तो है, बड़ी हो रही है, यानी कि नातिन होगी, उसको लिया। बाद में उसने मुझे कहा कि आप जानते हैं मैडम के लिए ये दरोगा जी। अच्छा, मेरी आग लग गई। कभी इंडिया के बाहर का भी आपको कोई कॉल आया, वहाँ से भी आपने रेस्क्यू किया? पोटी पोटा पार्टी होती है, जिसका मतलब है कि एक लड़की से मन भर गया जो मॉडल है, अब उसको वापस लौटना है, तो वो तुम्हारी असलियत ना खोल दे, क्योंकि वो बहुत जाती करते हैं। वो सेक्स नहीं करते, वो टीज करते हैं, मतलब जख्मी कर देते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी मर्दानी 3, रानी मुखर्जी की, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चों को अगवा करके, उनको किडनैप करके बेचा जाता है अलग अलग शहरों में, और कितना बड़ा उनका नेटवर्क था कि पुलिस में भी, समाज में भी, और ओहदेदार लोग जो हैं बैठे हुए, उन तक उनकी पहुंच थी। ये एक फिल्म की कहानी नहीं, ये वास्तविकता है आज समाज की। लेकिन हम, हो सकता है, उस वास्तविकता को देखने में असमर्थ हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं। जिन जगहों पे जाने से हम कतराते हैं, जिनके साथ बैठ के हम बात नहीं कर सकते हैं, उन महिलाओं के बीच में उन जगहों पर जाके अपने जीवन के 30 वर्ष निकालने वाली एक सशक्त महिला, जिनको मैं कहता हूं असली मर्दानी, ये हैं अतुल शर्मा जी। दीदी हमारे साथ में एक बार फिर से हैं आज के पॉडकास्ट में, और आज हम बात करेंगे समाज के बदलते पहलुओं पर। दीदी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। तो दीदी आज हम बात करेंगे बहुत से पहलुओं पर जो आज समाज में बदलाव हम देख रहे हैं। आपने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, आप 30 सालों से काम कर रही हैं उन महिलाओं को निकालने, करीब 700 महिलाओं को, बच्चियों को रेस्क्यू किया है दीदी ने इन सेंटर से, मतलब सो कॉल्ड रेड लाइट एरिया से इन महिलाओं को, बच्चियों को निकाला है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज आपको कैसा लगता है कि जब ये महिलाएं खुद से किसी बाबा पे जाती हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाती हैं या खुद पैसे के लिए कॉलेज की बहुत सी लड़कियां ये काम कर रही हैं जो छुपा नहीं है? कभी कभी बड़ी निराशा होती है कि हमारा समाज, जिसकी संस्कृति को लोग सल्यूट करते थे कि हिंदुस्तानी संस्कृति है, महिलाओं का इतना सम्मान है, महिला, एक तरफ हम करते हैं बात महिला सशक्तिकरण की, लेकिन क्या ये सशक्तिकरण है कि हम कुछ पाने के लिए अपनी देह का इस्तेमाल करें और फिर कहें माई बॉडी माई चॉइस? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो ये समझ में आ रहा है सिर्फ इतना सा कि कुछ एक वर्ग हो गया, बड़ा दोहरी उस पे चल रहे हैं हम जिंदगी पे। एक वर्ग हो गया कि जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, इसमें बच्चियां भी हैं, औरतें भी हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगी आपसे कि मेरा छोटा शहर, और मेरे शहर में 10 to 5 सुबह महिलाएं खड़ी होती हैं। महिलाएं हैं वो, और लड़कियां नहीं हैं, उम्रदराज औरतें जो घर में शायद कह के आती हैं कि हम जॉब पे जा रहे हैं, और वो बस स्टैंड के सामने खड़ी है। मुंह उन्होंने ढका हुआ है बस, और सबको पता है कि ये कौन औरतें हैं, क्योंकि हमें अब से 3-4 साल पहले, शायद और भी ज़्यादा शायद टाइम हो गया, हमको बुलाया गया बस स्टैंड से और ये कहा गया कि मैडम ये इनका कुछ करो। तो हमने कहा हम कैसे पहचानेंगे वो कौन है? ये मेरठ की बात कर रही मेरठ हैं की आप? मैं बात कर रही हूँ। तब उन्होंने कहा बुला देते हैं, मतलब इतना आइडेंटिफाइड थी वो। उन्होंने बुलाया, हमने कहा भाई तुम क्या करती हुई है?
तो उसने कहा जी घर वालों को तो ये पता है कि हम तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं हम्म, और घर में इतनी गरीबी है, तो हमारा भी तो मन करता है। मन करता मुझे समझ नहीं आता कभी। आपका मन करता है कि आपको भूख लगी है, आप रोटी खाओ। आपका मन करता है, आपकी ज़रूरत है कि आप कपड़े पहनो और सिर पे एक छत हो। इससे ज़्यादा मन क्या करता है कि उसके लिए आप इसी देह का इस्तेमाल करो? मुझे समझ नहीं आता। और वो औरतें, सबसे बड़ा दुख की और कष्टप्रद मेरे लिए ये बात है कि वो गांव देहात से भी हैं लड़कियां उसमें, जो महिलाएं आ रही हैं। वो तो गांव देहात से दीदी जो देखिए। शहर की हैं, एक बहुत बड़ी वो बिग बॉस की हाँ, एक पार्टिसिपेंट है, बड़ा पाव देखिए, गर्ल। बड़ा बाप। उसने खुलेआम कहा कि मैं बच्चे पालने के लिए किसी के साथ भी सो सकती हूँ। तो फिर बच्चे ही मत पैदा करो ना। आप जिसके साथ सोएंगी फिर उसका बच्चा पैदा करेंगी, फिर उसका बच्चा पैदा करने के लिए किसी थर्ड पर्सन के साथ सोएंगी। ये तो चैन हो गई ना। फिर ये कौन गारंटी लेगा कि आप पहला बच्चा किसका पैदा करेंगी? तो फिर उसके सिर में सर क्यों नहीं मारेंगे? जिसका पैदा किया है, जिसने तुम्हारे साथ संपर्क किया, उसके साथ क्यों नहीं सोएंगे आप? उसको क्यों नहीं कहेंगे पाल बच्चा? मतलब आपने पहले से तय कर लिया है बच्चा किसी का भी पैदा हो और मैं किसी के साथ जाके सो जाऊंगी कि मेरा बच्चा पालो। दूसरा, मुझे एक मर्द बता दो जिसने किसी दूसरे का बच्चा कभी पाला हो। किसी औरत से पैदा और किसी और मर्द से पैदा, उसके बच्चे को वो पालने जा रहा हो, क्यों पालेगा? लेकिन दीदी, क्या केवल यही एक रास्ता बचा है बच्चा पालने का? और उन महिलाओं का क्या जो 45 डिग्री 50 डिग्री ईंट के भट्टे पे बच्चे को पीछे बांध के वो काम कर रही हैं, बिल्कुल रोड बना रही हैं। बिल्कुल। मैं उनका ये कहूँगी कि पहाड़ में आप जाके देखिए, इधर सिक्किम, अरुणाचल, बड़ी कठिन ज़िंदगी है। चेरापूंजी जैसी जगह में बहुत कठिन ज़िंदगी है और वो औरतें काम कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं, बराबर पति के साथ खड़ी। वो सशक्त महिलाएं हैं। या मैं किसी एक और सशक्त महिला की बात करूं, हम उसको प्रेरणा मान सकते हैं। अभी आप लोग भी शायद जानते होंगे, नोएडा में ही एक देहात में है वो, कमलेश गुजरी करके। आप देखिए 65 साल की उनकी उम्र है, दोनों घुटने खराब हैं उनके, हेल्दी हैं, बहुत मतलब स्टंट डले हुए हैं 3 उनमें। और उन्होंने अब से 8 महीने पहले काम शुरू किया। घर में दूध इकट्ठा किया, वो पूरा दिन 4 बजे से लगती हैं, औटाती हैं, फिर करती हैं, और लगभग हर दिन वो कम से कम भी 100 किलो घी बनाती हैं। अब सोचिए कितनी मेहनत वो कर रही हैं। उनको ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है, हर चीज़ है उनकी। नोएडा में उनका रेजिडेंस है, बहुत अच्छे उसमें कोठी बनाई हुई है उन्होंने, लेकिन फिर भी वो गाँव जाती हैं हर रोज़ सुबह 4 बजे, और हाथ से सब बना रही हैं, कर रही हैं, बहुएँ भी लगा रखी हैं, अभी पोते भी उसमें ही लग गए हैं। सारे लोगों को एक बिज़नेस दे दिया 8 महीने में। और उनका ये कहना था मुझसे, मैंने पूछा कि मैंने कहा आपको सपोर्ट मिला? बोले सपोर्ट कहाँ, मैं तो पहले ज़्यादा घी हो जाता था तो चोरी से बेचती थी। उसके बाद भी उनके पति वहीं लेटे थे कि इसने बुड्ढे ने मुझे इतना लताड़ा कि घर का घी बेच रही है, और आज मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। तो आप सोचो, अब मेरे सब खुश हैं। इस हालत में भी जब हम गए तो उस समय वो नया बना रही थी, राहा हम कहते हैं उसे, राहा बना रही थी मिट्टी से, बैठा नहीं जाता, कुर्सी पे बैठ के थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊपर हो रही थी, क्योंकि दिल की भी परेशानी है उनको, लेकिन लगी हुई थी। वो है सशक्त महिला, ये कि किसी महीने के लिए किसी के साथ 1 घंटे के लिए जाए और पैसे लेके चली आए। और मैं समझती हूँ कम से कम उनकी हर रोज़ की 2-4 हज़ार रुपये की आमदनी अकेली की, उनकी सब खर्च करके भी कम से कम 5 की भी हो सकती है, ज़्यादा की भी हो सकती है, मैंने नहीं पूछा। ये जो माई बॉडी और माई चॉइस का कॉन्सेप्ट आया, हाँ तो कभी आपको ऐसा लगा कि आप तो गई हो कि उस महिला को निकालना है मुझे, और हाँ। उसने उल्टा कहा हो कि आपको क्या? नहीं, ऐसा वहाँ कोई से केस? निकालने वाली तो नहीं कहती, वो तो चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों की अगर बात करूँ तो काट खाने को आती हैं। यदि आपसे मतलब, हम्म, आपसे क्या, मैं अपने पास बता रही हूँ। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे इंटर्नशिप के बच्चे आते रहते हैं, तो मुझसे उनका कहना ये इसमें दखल मत दो। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपने कॉलेज कैंपस में कर रहे हैं, हमारी दोस्ती है, और दोस्ती में कौन सी बुराई है? तो मैंने कहा दोस्ती क्या बिस्तर तक जानी चाहिए? तो बोले ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इनमें कुछ नहीं है, ये कोई अच्छा। हाँ, ये इज्जत के मायने क्यों मानते हैं आप इसे? और जब देखिए, मैं बड़ी ख़राब बात कह रही हूँ कि एक बहुत पुरानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हालाँकि मैं सैल्यूट करती हूँ उनको, अब नहीं है वो, दुनिया में नहीं रही, मुझे नहीं कहना चाहिए। जब वो ये कहती हैं कि हम इज़्ज़त के मायने ये क्यों मान के चलें जो पुरुष तय करता है? पुरुष कहाँ तय करता है? अपनी इज़्ज़त के मायने तो हमको खुद ही तय करने ना। हमने जैसे अभी तय कर लिया कि हमारे माई बॉडी माई चॉइस, ये हमारी इज़्ज़त के मायने हो गए। और अगर मैं उस बात को ऐसे सोचूं तो मेरी इज्जत ही मेरी बॉडी से जुड़ी हुई है, कि कोई मुझे आंख भर के भी इस उम्र में भी देखे तो मुझे संकोच होगा शायद। तो क्यों नहीं आपको संकोच हो रहा? क्यों नहीं आपको किसी के साथ में सामने अपने आप को एक्सपोज करने में संकोच हो रहा है? ये कौन सी दुनिया है? सच में नहीं थी मेरे सामने ये दुनिया, जबकि मैं पैरेलल में देखती हूँ तो मेरा गांव देहात भी जाना होता है। इतने स्वयं सहायता समूह इस समय, उसके लिए मोदी जी को सैल्यूट है।
कि इतना जो लखपति दीदियाँ उन्होंने बताई हैं, करोड़पति दीदियाँ वो बता रहे हैं अक्सर, वो वाकई में हैं। वो इतनी सशक्त महिलाएं हैं कि जिनको अंगूठा लगाती हैं वो बैंक में जाके, लेकिन बैंक मैनेजर से वो बराबर लड़ती हैं। कैसे कैसे इतना जमा किया था, इतना कहाँ चला गया, एक दिन भी उनकी कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। उनमें से बैंक मित्र बन रही हैं, बैंक सखी बन रही हैं, पंचायत सखी बन रही हैं, वही महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है। 30 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। आप वो वक्त भी देखा जब ये जो एरिया थे ये लोकलाइज सेंट्रलाइज थे, शहर में एक जगह होते थे, शहर के बाहर होते थे या बीच बाजार में होते थे कहीं पर। अब 30 साल के बाद में, जैसा कि आपने मुझे पहले भी बताया कि तिवारी जी होटल्स में, जो हाईवे पे होटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ढाबे हैं, इन जगह और इनको हम पकड़ नहीं सकते हैं। ये समाज में हमारे आपके बीच में कौन फ्लैट लेके रह रहा है और उस पर क्या काम कर रहा है, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको अगर बताऊं तो कैसे चल रहा है, देखिए इसका सिस्टम आप समझिए, ये हमारी सहमति से चल रहा है। अभी हम एक दिन यहाँ से पॉडकास्ट के बाद जा रहे थे, रास्ते में कहीं हमने हाईवे पे चाय पी, छोटी सी झोपड़ी थी, तो मैंने कहा इसकी पियेंगे, बेचारा पता नहीं कोई आता है नहीं आता। 2 झोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, एक में उसका सामान था, दूसरे में 5-6 लड़कियाँ एक चारपाई बैठी हुई थी, कोई खड़ी थी इधर उधर साधारण से कपड़ों में। ये मुझसे बोली कि मैडम ये लड़कियाँ क्यों हैं यहाँ? मैंने कहा सबको शक की निगाह से देखते हो तुम लोग, भी छोड़ो, वैसे ही बैठी होंगी, उसके परिवार की होंगी, कुछ काम वाम कर रही होंगी। बोले लग रहा तो नहीं रहा काम कर रही है, ये तो चाय पी के बना के फिर बर्तन भी खुद ही धो रहा है, तो लगता तो नहीं है। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मन में रह गई वो बात। मैंने अपने एक पत्रकार बंधु से कहा कि भैया करेगा कुछ, तो उसने कहा बताओ दीदी कहाँ पे? मैंने कहा ऐसे जगह है और वहाँ जाओ। मुझे पता नहीं डाउट है, पता नहीं है कि वो क्या है, और खामखा मेरे मन में डाउट है, लेकिन उसने किया। वो गया वहाँ, चाय पीते पीते उसने कहा उससे कि क्या कुछ अवेलेबल भी है? तो उसने कहा हाँ, क्या लोगे? तो ये तो उसने मुझे नहीं बताया कि उसने क्या बताया। तो बोले कहाँ पे? बोले पीछे चले जाओ। पीछे गया वो, तो देखा उसने कि वो झोपड़ी थी ऐसे ही, और बस दीवारें तो खड़ी हैं लेकिन उस पर छप्पर डले हुए हैं, 2 हैं, 2 कमरे जैसे बने हुए हैं। अगर कुछ हो भी जाए, रेड हो जाए, तो पीछे कूद के भाग जाओ, कोई पता नहीं, लड़कियां सो रही हैं, लड़कियों क्यों तुम कर। मैंने कहा तुम पीछा कैसे छुड़ा के आए फिर वहाँ से? बोले मैंने कहा भाई मुझे लड़कियां पसंद नहीं, ये तो बिल्कुल एकदम जैसे नहाई भी नहीं है ऐसी लड़कियां। ये कह के दीदी मैं आया और 300 रुपये मेरे चले गए, लेकिन है वहाँ। फिर अगले दिन रेड कराई उसने। मैंने कहा तुम रेड कराओ। मिले वहाँ कस्टमर भी और लड़कियाँ भी। तो क्या है, कौन है वो लड़कियाँ जो बिल्कुल ऐसे ऐसे थी कि जैसे मजदूरी करके कहीं से आई हूँ? ठीक से कपड़े भी कोई नहीं थे उनके पास, साधारण सी बिल्कुल लगे कि मजदूरी करके आई हैं, और ऐसी लड़कियां थी, और उनको पीछे वो प्रोवाइड करा रहा है वो चाय वाला। तो ढाबे, चाय वाले, इतने हाईवे पे अचानक होटलों की इतनी बाढ़ आती है, कहाँ से क्या है? मैं मेरठ की बात करूँ तो अगर, तो इतने हाईवे पे होटल्स हैं 5 स्टार 7 स्टार, कौन रुकता है उनमें? क्या बिजनेस है कि जिसके लिए रुकते हैं लोग? स्पोर्ट्स का सामान लेने आते हैं तो दिल्ली रुकते हैं, दिल्ली से आए मेरठ और लेके चले गए, या खादी लेने आते हैं तो भी लेके चले जाते हैं। उन होटल्स में कौन रुकता है? ये तो जैसे देखिए, अब मैंने अभी आपको बताया कि ये एक साधारण सी चाय की दुकान, वो भी चला रहा है। अब अगर इसमें 5 स्टार होटल में जाऊँ तो वो भी चला रहा है। मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि कौन है, क्या इनकी आमदनी है कि 5 स्टार होटल इतने बढ़िया चल रहे हैं, पूरे साल तो शादियाँ भी नहीं होती। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में कुछ कमेटी में मेंबर्स भी हूँ, मतलब पॉश कमेटी है उनमें, जो कार्यस्थल पर यौन हिंसा के लिए बनी है। कहीं से हमको एक बड़े कॉलेज से फ़ोन आता है कि मैडम बहुत ज़्यादा दिक्कत में है इस समय, कुछ भी हो सकता है। हमारे परिचित का था, तो मैंने कहा चलो मैं आ रही हूँ। मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा जी कुछ लड़कियाँ होटल में हैं हमारे कॉलेज की, और हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कुछ भी। मैंने कहा तुमको कैसे पता वो हैं? ये फेक भी हो सकती है। बोला ना, उनमें से एक लड़की इस समय थाने में बैठी है और वो ये कह रही है कि मैं मुकदमा लिखा के जाऊँगी, मुझे धोखे से वहाँ भेजा गया। हालांकि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, मैं पहले से भाग आई हूँ, मगर और लड़कियां हैं तो मुझे धोखे से भेजा गया। मैंने खैर इंस्पेक्टर को बात की, मैंने कहा कुछ मत करना भैया अभी, और बच्ची को ले, बोले आप ले जाओ इस बच्ची को। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ प्रतिष्ठित कॉलेज है, कोई इसको आँच पहुँचाने के लिए भी कर सकता है, आप इसको ले जाओ। खैर बच्ची को हमने बुलाया। मैंने कहा बेटा हम तब लिखवाएंगे मुकदमा जब आपके घर वालों को बुलाएंगे। तो उन्हें बुला, उससे वो घबराई, बोले मैं घर वालों को नहीं बुलाऊंगा। मैंने कहा बेटा उसके बिना तो नहीं होगा कुछ भी। तो मैंने कहा तुम हमें बताओ, फिर हम उसके खिलाफ करते हैं जो ये कर रहा है। तो उसने कहा वो एक फौजी की बीवी है और कुछ छोटा मोटा काम यहाँ कॉलेज में भी करती है, मुझे नहीं पता क्या करती है, लेकिन वो कॉलेज में एम्प्लॉई जैसे
शो करती है खुद को, बिना कारण भी आती है, कितना बड़ा कॉलेज है, कौन ध्यान रखता है कौन क्या है, वो ले जाती है। तो और हाईवे पे चूँकि होटल है, जो दिल्ली से जाने वाले लोग हैं, देहरादून जाएंगे, मसूरी जाएंगे, तो उनको एंटरटेनमेंट करना है। तो उस समय 9 लड़कियां थी वहाँ पे, सोचिए। ओह, तो अब इससे बुरा क्या हो सकता है, कैसे निकाला, क्या सब। लड़कियों की सेफ्टी भी ज़रूरी थी, भले ही उन्होंने कुछ भी किया उस समय, लेकिन माँ बाप की इज्जत भी ज़रूरी थी। सब चीज़ों को लेकर वो इतना गोपनीय तरीके से किया गया। कॉलेज की भी प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसमें कॉलेज की तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि बच्चे सुनते ही हैं। कॉलेज की गलती तब है जब बच्चे उस कैंपस में रह रहे हो एक बिल्कुल सेफ उसकी तरह से। वो तो मर्जी से कहीं भी जाएंगे, मर्जी से कहीं भी आएंगे, और ड्रेस कोड कहीं भी है नहीं। ड्रेस कोड तो बस 12th तक रह गया, उसके बाद तब कुछ भी पहनो। तो बताइए, जब उस कॉलेज की, और वो बच्चियां सभी आसपास के इलाकों की थी, कोई दूर दराज की नहीं थी वो। आप सोचिए कितने खतरे में हम और हमारे बच्चे हैं। तो बहुत बच्चियों को मैंने बहुत काउंसिल भी किया, लेकिन पूछा मर्जी से कहीं, सबकी गर्दन झुकी हुई थी सिवा उस एक लड़की की। तो आप बताइए किसको कहें। और इससे भी मैं बुरा अगर हाल बताऊं, बहुत पुरानी बात है ये, थोड़ी मैं पुरानी इसलिए कर रही हूँ कि ये धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ स्वरूप। बहुत पहली बात है, ये कोई लगभग 7-8 साल हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गया होगा, कि एक कॉलेज है, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसकी 2 बच्चियां और मात्र 9th-10th में पढ़ने वाली, और बिल्कुल पास में ही एक छोटा सा होटल है, अंदर हाईवे पे नहीं, शहर के अंदर। और अचानक किसी ने बताया कि 2 लड़कियां ड्रेस में गई हैं और इसमें गई हैं। छोटा शहर है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। किसी ने हमसे भी कहा कि लड़कियां वहाँ हैं जी, घूमते फिरते हम गए तो लड़कियां मिली, और संयोग ऐसा था कि उन बच्चियों को मैं जानती थी। तो मैंने कहा कपड़े ये कहाँ से आए, घर से लाए थे। और उनके साथ में क्या बताऊँ, वो मुस्टंडे से लड़के, उम्रदराज लड़के नहीं आदमी थे वो जो उनके साथ थे। मैंने कहा किस लिए, वो बताओ, ये तुम्हारा अफेयर है इनसे? नहीं। क्या कर सकते हैं, मतलब इतनी ऐसी घटनाएं कि एक बच्ची आती है हमारे पास, वो हमारे परिचित की थी, और सीधे ऑफिस आई, कांप रही, सर्दी के दिन थे। मैंने कहा क्या हुआ है, 9th में पढ़ रही है, बोले मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी अब। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है, बोले कुछ लड़के हैं जो मुझे मार देंगे। चलो वो भी बता दो, उन लड़कों को भी देखा जाएगा। तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ से चढ़ती हूँ अपने घर से बस में, सिटी बस है, लोकल बस, तो उसमें आस पास की एक और लड़की भी बैठती है, हर रोज़ उसके साथ 2 लड़के आके बैठते हैं, और फिर ये बस में ड्रिंक करते हैं सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे की, 2 शिफ्ट में चलता है कॉलेज, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे ड्रिंक करते हैं। और आज भी वो लड़की ड्रिंक करके कॉलेज में है। मैंने उस लड़की को आज रोकने की कोशिश की, तो उन लड़कों ने कहा कि जिंदा रहना कि मरना, अब तेरा घर भी देख लिया हमने, अब अगर इसकी शिकायत भी की तूने तो फिर तू देखना। मैंने कहा बेटा तुझे कोई शिकायत नहीं करनी, तू रुक जा। हम शिकायत करने चले गए सेम टाइम, क्योंकि हमें तो देखना था कि अभी बच्ची ड्रिंक की हुई है नहीं। हमने कहा आपको बिल्कुल पता नहीं लग रहा, इंटर कॉलेज की लड़की है और आपको नहीं पता लग रहा उसने ड्रिंक किया हुआ है? नहीं लग रहा, कौन लड़की है? तो मैं उठाया उस लड़की को, मैंने कहा उठा, चिल्लाया, लड़े, और एक हाल कर रही लड़की बिल्कुल एकदम, लेकिन पिए हुई थी भयंकर। और उस बच्ची ने हमें, उसने गई नहीं वो उस कॉलेज में, उसका अलग एडमिशन कराना पड़ा, दूसरे शहर में कराना पड़ा, कि हर रोज़ पी रही है, बस मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये कह दिया। तो क्या इतनी छोटी बच्ची, 14-15 साल की बच्चियां भी बस में ड्रिंक कर रही, उनको कोई शर्म नहीं कि और 50 लोग और भी बैठे हैं। हमने अपनी लिहाज उतार के रख दी है, इसको हम मानते थे। चरम पे है इस समय। कई बार हमारे समाज में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है, ना। कोई बोलना नहीं चाहता है, और हम आंखें बंद कर लेते हैं। बिल्कुल। ये तो इससे बड़ा खराब क्या होगा कि एक बच्ची शराब पी रही है, एक बच्ची ने आवाज़ उठाई तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, मगर वो जो और 50 बैठे थे किसी ने भी नहीं कहा। वो कुछ भी ना करते तो उन लड़कों में 2-2 थप्पड़ भी मार के उनको भगाते, तो भी वो लड़की डर जाती, मगर किसी ने कोशिश नहीं की। तो हम ऐसे हो गए कि मैं कह रही हूँ कबूतर की तरह हो गए, बिल्ली सामने है, पता है कि हमको खा जाएगी, मगर आंख बंद कर ली तो हमने सोच लिया कि अब हमें नहीं खा रही बिल्ली, और खा रही है समाज को पूरे को। इसके अलावा भी कोई बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। ये तो मैं इसलिए अपने आसपास की बात आपको बता रही हूँ कि लोग ये ना समझें कि दूर दराज की बात कर रही है, इसमें कहाँ पता नहीं सच है या नहीं, सवाल ना खड़े करें। अभी मैं आपको दूर दराज की बताती हूँ, मुंबई में एक लड़की का, और ज़्यादातर लोगों को उसका पता है कि वो एक सामने वाली महिला ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा जी मैं यहाँ से कैसे बचाऊँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं और अभी अभी हमने वो मकान लिया। मैंने कहा किराए पे लिया? बोले नहीं नहीं, हमने अपना फ्लैट खरीदा।
मैं घबरा गई हूँ। मेरे सामने वाले फ्लैट में, बीच में हमारे एक पार्क जैसा है, उसके बाद बिल्कुल सामने वाला फ्लैट है, लेकिन दिखता है सब। एक लड़की लगातार बिना कपड़ों के वहाँ घूमती है, अच्छा। कोई बदन पे उसके कपड़ा नहीं होता, और मुझे नहीं पता कि उसके पास कोई आता, मैंने कहा कोई आता भी है क्या? बोले वो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो 1 मिनट भी कपड़ा नहीं पहनती। और एक आध बार हमने उसे कोशिश की, जब वो मैं नीचे मिली, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं रहते, कपड़े वपड़े पहनो, बाहर सबको दिखता है, अगर हमको दिखा तो तुमसे क्या मतलब। वहाँ से मैं वो जो बात कहती हूँ ना, माई बॉडी माई चॉइस, ये बात वहाँ से शुरू हुई। उस लड़की ने पहली बार ये कहा कि ये मेरा शरीर है, मैं जैसे चाहे दिखाऊं, जिसको चाहे दिखाऊं, और मुझे नहीं है घर में मैं कपड़े पहन के रहूं। तो बस मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय ये कहने के कि आप अपनी बेटियों को संभाल के रखो, मत देखने दो, बालकनी को बंद कर दो, मत जाओ, जब बच्चियां ना हो तब आप बालकनी में बैठ जाओ, थोड़ी बहुत हवा खानी है तो बता, आप कह भी नहीं सकते। फिर वो कौन बच्चियां हैं जिनके साथ ये हो रहा है? यह भी कल की घटना है, बहुत मारा है किसी बच्ची को, उसमें बड़ा बवाल हो रहा है कि मार दिया, पीट दिया, और वो लड़की भी रो रो के कह रही है। कारण तो जानो, कोई तो ये जानने की कोशिश करे कि आखिर कैसे हिम्मत हुई कुछ लोगों की आके, और वो हाँ उसको पीजी में आके पीट गए। कुछ तो कारण रहा होगा, बिना कारण कोई किसी को नहीं पीटने जाएगा। और भी लड़कियां वहां रह रही हैं, उनको तो किसी ने नहीं पीटा। तो कोई भी कारण सवा कुछ नहीं करते। अब हम केवल रील स्क्रॉल करते हैं, वो देखते बात खत्म हो गई, इससे आगे हम कुछ बात नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि एक नज़र भी नहीं डालते कि हमारी बेटी तो ठीक चल रही है कि नहीं, या हमारा बेटा तो ठीक चल रहा है या नहीं। हम सोचते हैं हमारी नज़र में ठीक है तो ठीक है। खोज के देखो कि ठीक चल रहा है या नहीं, किस रास्ते पे जा रहे हैं बच्चे। लेकिन दीदी, एक अभी हाल फिलहाल में मुझे एक और केस याद आया, जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, महिलाएं खुद उनके पास में जा रही हैं। अब उस विषय में आप क्या कहोगी, बताइए। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगी, मेरी बात शायद मोदी जी के कानों तक नहीं पहुँच रही है। वो कहते हैं हम विश्वगुरु बन रहे हैं। ये विश्वगुरु हैं आप कि आपके महिला आयोग के अध्यक्ष, उसकी 18 रील है, वो महिलाओं की पीड़ा हरेंगी। मैं अपने पे लागू करती हूँ, मुझे 30 नहीं, मुझे 32 साल पूरे हो गए, 33 साल शुरू हो गया सितंबर से। अगर इन 33 साल में एक बार भी चरित्र पे दाग लगता, एक बार भी कोई कहता, तो क्या मैं किसी को कहने लायक थी? आज भी मैं खुल के बोलती हूँ, बिंदास बोलती हूँ। किसी कारण से तो बोलती हूँ कि वो लोग दिखते हैं मुझे, मैं जिन्हें देखना चाहती हूँ वो मुझे दिखते हैं, जिनकी खराबी है वो मुझे दिख रहे हैं। आपको दिख नहीं रहे अपनी एक तरह से, वो तो आपकी हिस्सा है, आपकी राजनीति का, आपकी पूरी पार्टी का हिस्सा है वो तो। भाई महिला आयोग में हो, बाल अधिकार, किसी भी आयोग में, वो अपनों को ही रेवड़ी बांटी जाती है। किसी के कोई जिलाध्यक्ष है, किसी के कोई है, उन्हीं की बीवियां वहाँ बनती हैं। वो बाबा जी ने बनवाया था, और बाबा जी नहीं बनवाया उनको। और बाबा जी के पास वो कहती, अभी भी एक और कोई कह रही थी उनकी बाबा जी की, कि उनकी वजह से ही तो मैं आज जो भी मेरे पास पैसा है, तो ये उन बाबा जी की वजह से है। और आपने खुद देखा है कि वो कितनी अश्लील वीडियो, सोच के और देख के भी अजीब सी मतलब घिन आती है कि हम औरत हैं। और एक दो नहीं, इतनी ना, इतनी महिला, 18 तो उन अकेले महिला की हैं। और एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि ये क्या हुआ, ऐसी महिलाओं की कोई जगह नहीं है मेरी पार्टी में। एक जगह भी नहीं कहा कहीं भी, सब कुछ हो गया। अशोक करा इस, आप उनको देख लीजिए कि जो हाईवे कांड हुआ था, वो हाईवे पे एक नेताजी विधायक हैं कहीं के, और मुंबई जयपुर हाईवे पे वो बिल्कुल नग्न अवस्था में एक महिला उनके साथ उतरती है, और वहाँ वो उन्होंने देखा नहीं कि कैमरा भी है, उसमें कैप्चर होते हैं हाईवे पे, कोई दिख नहीं रहा था जाता। तो बताइए, तब नहीं कोई बोला। या एक और सज्जन हैं, वो भी विधायक हैं, वो होटल के कमरे में 15-20 लड़कियां हैं, वो शराब उनके अंडरगारमेंट्स में फेंक रही हैं और कुछ कर रही हैं, बहुत अश्लील हरकतें कर रही हैं, कोई नहीं बोला एक शब्द भी। ये कैसी चुप्पी है? खा रही है हमारे समाज को ये चुप्पी। सबको बोलना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा। अगर अब भी मुखर नहीं हुए ना, तो देखिए हम तो जाती हुई पीढ़ी हैं, आप लोग आती हुई पीढ़ी, इस सर्वनाश के आप सब देखने वाले होंगे। बिल्कुल दीदी, आपने इतनी लड़कियों का रेस्क्यू किया, इतनी बच्चियों को निकाला इस दलदल से, तो कभी इंडिया के बाहर का भी आपको कोई कॉल आया, वहाँ से भी आपने रेस्क्यू किया? हाँ, देखिए, पहले तो मैं एक सीधा सा बता रही हूँ, ये यूक्रेनी मॉडल ने पिछले दिनों बड़ा हंगामा हुआ वो इस पे सब पे। उसने कहा कि दुबई में शेखों के पास मॉडल पहले जाती रही हैं। मैं तो इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है, पहले जाती रही हैं, और पैसा कमाने के उद्देश्य से कि भी पैसा मिल जाए, यहाँ फेल हो गए तो कोई बात नहीं, या यहाँ हीरोइन नहीं बन पाए तो भी वहाँ चले जाओ, पैसा कमाओ, फिर देखेंगे आकर।
लेकिन इस बार जो उसने खोला, उसने कहा कि अब वहाँ पोटी पोटा पार्टी होती है, जिसका मतलब है कि एक लड़की से मन भर गया, जो मॉडल है उससे मन भर गया, अब उसको वापस लौटना है, तो वो तुम्हारी असलियत ना खोल दे, दूसरी लड़कियां ना आए, क्योंकि वो बहुत जाती करते हैं, वो सेक्स नहीं करते, वो टीज करते हैं, मतलब जख्मी कर देते हैं लड़कियों को। तो उसको फिर लॉन में जो बाहर है उनका वहाँ डाल देते हैं, कोई कहने वाला तो उनको है नहीं कोई, और उसी के ऊपर कोई बाथरूम करेगा, पॉटी करेगा, वहीं पड़ी रहेगी, उसको उठने नहीं देंगे, उठने नहीं देंगे। अगर उसको भूख लगी है तो वहीं खाना देंगे, ऐसे ही खाओ जैसे हो तुम, इतने गंदे, कैसे कोई खाना खा सकता है बताइए आप? सोच के रूह कांप जाती है, ताकि वो लड़की कहीं भी जाके कुछ बोले ही ना, कहीं भी। तो उसको स्पेशली ये कहा जाता है कि सोचो आज तो ये हुआ है, अभी कुछ और भी हो सकता है, वो लोग बाहर जाके कुछ बोलना है। तो उस लड़की ने कहा होगा कि नहीं, मुझे नहीं कुछ, मुझे जाने दो बस मेरे देश में। उसको उन्होंने छोड़ दिया, और उसने ये सारा करा, उसके तुरंत बाद, उसके 2-3 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। अच्छा। वहीं के वहीं दब गए सब, कुछ भी नहीं आगे, कोई आगे बात नहीं कर रहा। मॉडल्स तो आज भी जा रही होंगी, क्या है, कुछ नहीं। और अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले तक भी ये लोग आते थे बाहर से, अब तो उस पर रोक लग गई है, शेख आते थे और यहाँ फेक मैरिज करते थे कम उम्र की लड़कियों से, और वहाँ जाके जो उनका हाल होता था उन बच्चियों का, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो जो उनका इलीगल सेक्स है, एक नहीं कितने लोग, वो एक तरह की वेश्यावृत्ति कराते थे, और पैसा अच्छा खासा वहाँ दे दिया पेरेंट्स को, उसके बाद ठीक है किसी भी ब्रॉथल में जाओ, इंडिया में जाओ, यूएई में जाओ, कहीं भी ब्रॉथल के लिए है वो। बाकी अभी ये पोटा पार्टी का तो इतना गंदा है कि इसको इससे ज़्यादा अच्छा तो लड़की ब्रॉथल में है कम से कम। और मैं आपको, आपने विदेशी लड़की का पूछा, एक लड़की को मैं देखती थी कि जब भी मैं जाऊं कभी भी तो ऐसे चेहरा बांध के रखती थी, मैंने सोचा मुस्लिम है, हिजाब बांधती होगी, लेकिन इतना चेहरा दिखता था, ये भी नहीं दिखता था, बस ये इतना दिखता था जैसे एक आँख और कुछ ये थोड़ा सा। तो मैं बहुत बार उससे पूछने की कोशिश की, वो बोलती नहीं थी, ऐसे बेलौस से देखती थी। मैंने एक दिन मालकिन से कहा, मैंने कहा बड़ा अजीब लगता है मुझे इसे देख के कि जहाँ तुम इसको गैर मर्दों के सामने बिल्कुल निर्वस्त्र करती हो, वहाँ ये बच्ची पूरा मुंह ढके बैठी, कभी इसको नहीं कहती कि खोल के बैठो, बोले खोलती ही नहीं है, हमने नहीं देखा इसका मुंह, आपको क्या दिखाएंगे? क्या तुमने भी नहीं देखा? ना हमने नहीं देखा। क्या उनका बोलती नहीं है, मुझे लगता है गूंगी बहरी है। अच्छा। तो मैंने कहा कौन बेच गया? बोला इसी का कोई प्रेमी व्रेमी था, वो बेच गया। हमें नहीं पता कौन है ये, क्या है, नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मुझे अजीब हो रहा था बहुत, क्योंकि वो देखती जरूर, जब भी एक आँख से देखती तो मुझे बड़ी घबराहट सी होती थी एकदम। फिर मुझे एक दिन समझ में आया कि अच्छा मैं पूछती हूँ इससे, मैंने एक अपने, मैं एक वो रखती हूँ पर्स में हमेशा, डायरी पेन, मैंने उस पर लिख के दिया कि फ्रॉम वेयर यू आर, बस इतना सही एक लाइन लिखी और कुछ नहीं। थोड़ी देर वो देखती रही, उसके सामने रख दिया, मैंने पढ़ा, इसका मतलब अंग्रेज़ी समझ रही थी, तो मैंने नीचे हिंदी में भी लिखा था तुम कहाँ से हो, लेकिन क्या समझा उसने पता नहीं। फिर उसने मालकिन को देखा, फिर मुझे देखा, और उसने लिखना शुरू किया। आप देखिए आधे घंटे लिखे, 10-15 पेज भर डाले, छोटा डायरी थी, लिखती रही, आंसू भी मुझे दिख रहे उसके बराबर गिर रहे, वो लिख रही थी। तो मैंने मालकिन की तरफ बहुत कष्ट, मतलब बहुत कस के देखा कि मैंने कहा बोलना नहीं है कुछ भी, अब जो कुछ लिख रही है, और कुछ बकवास लिख रही होगी, मैंने कहा वो कुछ भी लिख रही है उसी के आधार पर होगा, अब जो कुछ भी होगा बस बोलना मत। मैंने वो उठाया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे लगा कि मैं, मतलब वो बच्ची अफ़गानिस्तान की थी और यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे थी और लॉ कर रही थी, किसी से प्यार हुआ, मतलब वो तो ऐसे इनके एजेंट्स होते हैं, वेम्स होते हैं कि जो फंसाते हैं इस तरह की लड़कियों को। खूबसूरत सा लड़का बताती है वो कि बहुत सुंदर था, स्मार्ट था, और उसके प्यार में मैं फंस गई, उसने लिखा हुआ, और उसने मुझे कहा कि चलो शादी करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपने घर वालों को बता देती हूँ फिर करते हैं। बोले नहीं, 2 देशों का मसला है, नहीं करेंगे, वो शादी कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, अभी तो स्टूडेंट वीज़ा भी तुम्हारा 1-1.5 साल का बच रहा है। पता नहीं उसके कहने में आके चली गई। बोले शादी करके 1 दिन रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर तुम्हें छोड़ जाऊँगा, कोई नहीं पूछ रहा है तुमसे। चली गई लड़की उसके साथ, कभी नहीं लौटी। उसने जिद की होंगी, जहाँ भी कमरे पर रखा
और लड़कों को लाने लगा था। वो जिद कर रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत बदतमीजी कर रही, जो भी कर रही होगी, झगड़ा फसाद। बस एक दिन वो आया और तेजाब फेंका उसमें ओह कि ले, तू नहीं किसी के साथ रहना चाहती ना, ले अब करेंगे तेरे से सब शादी। और इसी मतलब फिर कुछ नहीं किया, उसको गया नहीं कहीं भी, वहीं रखा, वहीं उसको दवाई ववाई थोड़ी बहुत लगाता रहा, जो भी करा होगा। चीखती चिल्लाती रही, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी। फिर ऐसे ही एक दिन यहाँ बेच गया इसी हालत बाजार में। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जब हमने यहाँ स्थानीय प्रशासन को तो बात नहीं की, लेकिन स्कूल कॉलेज प्रबंधन को की, तो उन्होंने कहा भी इसका रह रहा है वीज़ा पर, हम इसके घर वालों को खबर करते हैं। मैंने कहा आपने पूछा भी नहीं? बोले इतना बड़ा कॉलेज कौन पूछता है, और पूछता भी नहीं कि कौन कहाँ गया। और विदेशी छात्रों को तो हम कतई भी नहीं पूछते, क्योंकि कहीं भी जा रहे हैं हम किससे पूछें, किसको शिकायत करें उनकी। बात तो जायज़ थी। तो जब वो आए, उसके माँ बाप तो खैर देखता ही रहा बहुत देर तक, ऐसे लगाए रखा अपने सीने से। माँ को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं कभी नहीं भूलती कि किस तरह वो रो रही थी, ऐसे ऐसे करके बताती, ऐसे था, मतलब वो जो अपनी पश्तों में कह रही थी कि इतनी सुंदर यहाँ से ऐसे थी, ऐसी आँख थी इसकी, फिर बताती ये देखो ये ऐसे है इसके, और फिर इधर देखती, ऐसे गिरती वो कि नहीं समझ में आ रहा था। और बस अपने सीरियस मुँह ढका उसका, ले जाएंगे हम। मतलब इन जो नर पिशाच है ना, कहाँ जाके मरेंगे पता नहीं, इनके साथ क्या होगा। और मैं देख रही हूँ कि जो ये इनके साथ कर रहे हैं, सड़ के मर रहे हैं। चाहे वो हमारे यहाँ का रेस्क्यू ऑफिसर हो, और चाहे कोई पिंप हो, या कोई पति हो जो बेच गया, वो सब मैं देख रही कि मतलब ऐसे हाथ हो गया उसका, जो रेस्क्यू ऑफिसर है, मुँह से राल गिरती रहती है, अपने से कोई लैट्रिन पेशाब चल ही नहीं सकता। लैट्रिन पेशाब तो जब की बात है, उठा के रख देगा आदमी, उठा के बिठा देगा, ये हालत में है। और जो इसी काम के लिए बना, कि जिसको रेस्क्यू करना था, तो रिटायर हो गया। और जो पति बेच गया, अभी मुझे रिसेंट में पता लगा कि मैं तारीख पे गई, तो वकील साहब बोले कि बहन जी अब इसे मुक्त कर दो। मैंने कहा क्या करेंगे मुक्त करके, जिसने अपनी बीवी को और बेटी को और बेटे को बेच गया। तो बोला कि अब तो बहन जी वो इस हालत में है कि काट पे पड़ा है, कोई करने वाला भी नहीं है उसका। मैंने कहा करने वाले तो बेच दिए थे उसने, यहाँ पढ़ा रहने दो उसे, जो होगा पढ़ा रहने, वो तारीख तो आता नहीं। मैंने कहा ना है, कर दो, मैं क्या हॉस्टाइल नहीं होंगी, मैं ऐसे ही ख़त्म कर लो, हो ही जाएगा। तो मैं किसी को भी जिसने ये सब किया, उनको मैं तिल तिल करके मरते तो देखती हूँ। ऐसा नहीं है कि यहीं सज़ा नहीं मिलती, मिलती है जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ मरें या अब जैसे राम खिलावन जैसे लोग हैं वो जेल में मरें, पर होगा ज़रूर। हाँ, अशोक करात को मैं नहीं कहती, क्योंकि वो औरतें हैं जो कुछ हैं, उनका शोषण नहीं हो रहा है, वो खुद से जा रही। इतनी अश्लीलता कोई कैसे कर सकती कोई औरत? मैं सोच के भी अपने आप पे शर्मिंदा हूँ कि मैं एक औरत हूँ। कभी कभी औरत होने पे शर्मिंदगी होती है कि ये औरतें हैं, कि एक आदमी 18 रील है उस महिला आयोग की प्रेसिडेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट है, कि जो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए जिसका अपॉइंटमेंट किया गया वो न्याय दिलवाएगी। क्या गारंटी है कि कोई पीड़ित आए और वो अशोक करात को पेश ना कर दे उसको? क्या ऐसे लोगों से आप उम्मीद करेंगे? कोई अच्छी दिखने में सुंदर लड़की आ जाए, अपनी पीड़ा लेके आए और कहे कि पहले जाओ उसके साथ सो, क्या कहोगे आप? और कोई कहीं से आवाज़ नहीं उठती है, कोई कहीं से। जैसे लोग कहते हैं उसमें बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, अरे भाई मत कहो अच्छा काम कर रही हो, आप ये कहो आप क्या कर सकते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा कोई कहेगा ऐसी किसी लड़की से हमारी शादी करा दो। मैंने कहा क्यों भाई, तुमसे क्या मतलब है शादी करने का? इंडिविजुअल धंधा कराना चाहते हो? वही लोग करते हैं। मैं शादी में बहुत, जो जिन्हें मैं अपने आप करती हूँ बात ठीक है, लेकिन जो खुद से आके मुझे कहे कि मुझे शादी करा दो, वहाँ से मैं सोचती हूँ कि इसको ले जाके धंधा कराएगा पक्का। एप्स्टीन फाइल्स, जिसको लेके पूरी दुनिया में बहुत चर्चा रही और बहुत लोगों के नाम भी आए, लेकिन उसमें भी दबा दिए गए। है देखिए, इन तीनों का आप सच समझिए। एप्स्टीन फाइल पे कुछ शॉर्ट फिल्में बनी 2016 से, मगर रिलीज नहीं हुई, ओटीटी पे नहीं आई, कहीं नहीं आई, कहीं भी रिलीज। अचानक जब एप्स्टीन फाइल खुलती है तो ओटीटी पे उनकी बाढ़ आ गई, पूरे ओटीटी पे वो भरी पड़ी है। उसके बाद जिस महिला ने इसे खोला, मैं तो कहती हूँ कि वो उनको मार दिया गया, वो हो गई एप्स्टीन फाइल, फिर हट गई। अब दूसरे पे आ जाइए, वो राम खिलावन इंजीनियर, जो भी राम खिलावन या क्या नाम उनका, जिनको अभी सजा होने जा रही है, वो चूंकि पार्टी के बंदा नहीं था, उसको सजा हो रही है ना, पूर्ण बनाई उसने।
बहुत सारे लोग बच्चों को बुलाया, बीवी बच्चों को टॉफ़ी दे के बुला रही है, पति सेक्स कर रहा है, वो उसकी वीडियो बना रही है और फिर वो बैंकॉक बेच रहे हैं। हज़ारों वीडियोज़ हैं। वो चूँकि उसको सज़ा हो रही है। कानून कैसे जेबी हो रहा है। अब आती है अशोक करात की बात। अभी तक तो अशोक करात हिरासत में ही है। एक शब्द कोई बोल नहीं रहा है उनके लिए। और आपको शायद नहीं जानकारी है, जिसने ये खोला है वो पति पत्नी एक्सीडेंट में मर गए हैं, मार दिए गए हैं। अच्छा। उनका बेटा गंभीर है, केवल बच्चा था, वो बच रहा है पर बहुत गंभीर है, और वो मर गया ऑन द स्पॉट। कैसे हो जाते हैं, कैसे मर जाते हैं लोग? क्यों नहीं पता लगता कि जी वही मरेंगे बस। एप्स्टीन को मरना था, मर गए। वो महिला जिसने खोला वो भी मर गई। फिर ऐसे कैसे? हमारे यहाँ के बहुत सारे बड़े लोग हैं, और एक सज्जन हैं जो अभी बैठे हैं बड़े पद पे, उनको उन पे लाख इल्ज़ाम लग रहे हैं। उनको कोई हटाने की औकात तो दिखाए? नहीं कोई हटाएगा उनको, क्योंकि उनके पास है सब, सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो क्यों नहीं? आखिर ऐसी कैसी चुप्पी है ये, जो आप ही की सोसाइटी को खा रही है, आप ही को खा रही है, फिर भी आप चुप हैं? और तब मुझे वो बात, हमारे एक कवि हुए हैं हमारे यहाँ मेरठ में, दुष्यंत त्यागी बिजनौर के हैं, उन्होंने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, जो मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। जी। लिखा जाएगा एक दिन ये अपराध, और इतना खराब लिखा जाएगा कि फिर दोबारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। कहते हैं ना कि हम विश्व गुरु बन गए। मैं तो कहती हूँ ठेंगे पे आप विश्व गुरु। कितने साल पहले, 40-50 साल पहले तुम गौंडवी साहब कह के चले गए, जिस देश में बेटियां ही बर्बाद हैं, नाशाद हैं, दिल पर रखकर हाथ के ये देश ये आज़ाद है, ये आज़ाद है हमारा देश, जो बेटियों की ये हालत है। आप खुद सोचिए, किसी ने हमसे एक सवाल पूछा था कि अगर किसी भी रेड लाइट एरिया की दीवारें बोलती तो क्या कहती? मैं सच कहती हूँ कि अगर बोलना होता तो वो कहती अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए। अब चाहे वो रेड लाइट एरिया की दीवारें हों या आपके घरों की दीवारें हों, हर कोई कहेगा कि अब, जैसे पिछले दिनों ये चला था कि भाई बेटी का बहुत दहेज, इसके लिए मारी जा रही हैं, और बहुत कोई रेप ना कर दे कोई, इसलिए लोग भ्रूण हत्या कर रहे हैं, बेटी ना पैदा हो, बेटी कम हो गई। मगर जब बेटी खुद से अपने आप को परोस रही है, तब जी एक दिन आप कहेंगे कि आपके घर में बिटिया ना हो। ये बेटियां तो क्या कहेंगी, जिनको समझ नहीं आ रहा, वो देखना नहीं चाहती, रील्स देख रही हैं, सब चीज़ देख। सशक्त महिलाओं को देखो तो कौन होती हैं सशक्त? सशक्त होना ये है कि आप अपने परिवार का सम्मान बरकरार रखते हुए भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसको लोग सैल्यूट करने की कोशिश करें। आप नहीं कर रही हैं। अगर एक बच्ची कहती है कि आई एम ए प्राउड रंडी, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? जी, वो पूरा जो है ट्रेंड किया वो बुरा। बताइए, और भी महिलाओं ने लिखा, बताइए, मी टू, तो इससे बुरा क्या है? लेकिन मैं ये सोचती हूँ इसमें बहुत सारी गलती पेरेंट्स की है। बच्चा तो कोरा कागज होता है जब दुनिया में आता है। आपने उसको उस जगह पे खड़ा कर दिया कि जहाँ उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं है। जबकि कुछ कभी कभी हिम्मत तो जागती है। जैसे मैं कल किसी को मिली, फैमिली में जाना हुआ, और वो बहुत हाई फाई फैमिली है, अच्छा खासा उनका काम है, बिजनेस है, हालांकि घर पे ही है। उनको शादी के काफ़ी समय बाद बच्चा हुआ है, और 2.5-3 साल का बच्चा, बेहद स्मार्ट और बड़ा प्यारा सा बच्चा। लेकिन जब मैं दूसरे घरों में जाती हूँ, मैं देखती हूँ इतने इतने बच्चे भी वो मोबाइल में खेल रहे हैं। उस बच्चे को मोबाइल से कोई लेना देना नहीं था, उसके पास अथाह खिलौने थे। कभी वो ला के दिखा रहा है, ये देखो मेरे पास ये है, मैं ये जितना बोल पा रहा था उतना बोल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने भी व्यस्त हैं, दोनों लोग इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन ये दादा दादी के संपर्क में है, इसके पास मोबाइल नहीं है। निचले फ्लोर पर दादा दादी हैं और ऊपर पे उनके काम है अपने, बिल्कुल का है, कुछ और है। और कहा गया संस्कार घर से ही आते हैं, घर से आते हैं, तो वो नहीं हम देख रहे। अभी तो माँ को जाना है किट्टी में, या फिर नहीं है, बच्चा पैदा हो गया, खिलाना नहीं है, ये ले मोबाइल पकड़ा, मैं अपने काम में हूँ। मैं खुद से देखूंगी, मैं टीवी देखूं, मोबाइल देख रही हूँ, सखियों से बात कर रही हूँ, या घर में मायके में बात कर रही हूँ, तुम अपने मोबाइल में व्यस्त रहो। तो कौन बिगाड़ रहा है? बच्चे जो जा रहे हैं रसातल में, वो माँ बाप की वजह से जा रहे हैं। हमने तब सबक नहीं लिया, हम इस नोएडा में बैठे हैं जब आरुषि कांड हुआ। अगर हम उस वक्त सबक ले लेते, 2004 और 2005 की बात है, कि आरुषि कांड इसी बात, जब इतना ज़्यादा हम हाईटेक नहीं थे, लेकिन इतना ज़रूर था कि इस कमरे में भी वही टीवी है, उस कमरे में वही टीवी है, इसमें वही तार आ रहा है कंप्यूटर में, उसमें वही जा रहा है।
क्यों नहीं आप इतनी, एक टाइम होता है 15 से 20 साल का कि जब हाइप पे होती हैं बच्चों की इच्छाएं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ की होती है बच्चों को। क्यों आप अपने से दूर कर रहे हैं? और अगर उसको, वो क्या देख रही थी उस समय, आप क्या देख रहे थे अपने कमरे में, आपने जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे वो एक जो नेपाली नौकर है वो भी उसकी भावनाओं का फ़ायदा उठा रहा था। तभी नहीं समझ पाए हम इतनी बड़ी घटना से, और एकदम हम सब ने चुप्पी साध ली, कुछ नहीं हुआ, छूट गए हैं, ख़त्म हो गई है बात। क्यों नहीं हमें समझ में आ रही कि हमारे बच्चे हम खुद बर्बाद कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। कोई आपके घर में आके आपके बच्चों को नहीं सिखा रहा है। ये जो आपके घर में मोबाइल है, ये सब कुछ दिखा रहा है आपको, कब क्या स्क्रॉल होके सामने आ जाए इसको अपना अंदाज़ा भी नहीं लगा रहे आप। करिए, बैठिए बच्चे के साथ, बात करिए बच्चे के साथ, समय लगाइए, समय दीजिए उन्हें, नहीं देने पर, क्योंकि हमको किटी में जाना है, बाप को कमाने के लिए जाना है, और बच्चे अब उनकी अपनी दुनिया है। 18 साल का बच्चा आजकल कहने लगा, सुना है हमने, तो हमारे यहाँ तो नहीं है इतनी हिम्मत कि मेरी प्राइवेसी है, ऐसे दरवाज़ा खटखटा के आया करो। हाँ माँ बाप को कहेगा, मैं तो उठा के डंडे से इतनी पिटाई करूँ कि तोड़ दूँ हाथ पैर, इतने में तो तू मेरा पैदा किया, वो मेरे 8 मास का है, तो मुझे पीटने का कौन रोकेगा मुझे। अभी तो स्कूल में कोई डांट दे तो हम मुकदमा कराने पहुंच जाते हैं। हाँ, कैसे बच्चा नहीं बिगड़ेगा। सही बात। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खराबी की तरफ हम खुद ले जा रहे हैं, कोई और नहीं ले जा रहा हमको। तो दीदी, जब मैंने चालू किया था पॉडकास्ट तो मर्दानी 3 जो आई है रानी मुखर्जी की, हाँ बिल्कुल, आपने देखी वो? हाँ देखी मैंने देखी कैसी ऐसी फिल्म। कैसी लगी? नहीं ठीक है, फिल्म अच्छी थी, विषय को भी उठाया गया, थोड़ा सा अधूरापन लगा कि ये बताना चाहिए था कि आखिर क्या हो। फिर ये अगर हम नहीं देते हैं सॉल्यूशन तो फिर हमारी कोशिश अधूरी रह जाती है। उसमें ये अधूरी रही। वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का अगर मामला था, तो आप ये देखिए कि अभी रिसेंट कल या परसों का है, किसी गोरखपुर का है ये, किसी लड़के को चोट लगी सिर में, 18-19 साल का लड़का था, तो उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया, ज़्यादा हुआ, उसके टाँके वाँके आए, कुछ हुआ ठीक। लेकिन अचानक माँ जैसे बैठी है उसके पास, उसने ऐसे देखा कि यहाँ कुछ इसके है, तो उसने देखा वो उठा के, तो उसके तो पेट का ऑपरेशन भी हो रखा है। अब उसने थोड़ा हंगामा किया तो पता लगा उसकी तो किडनी निकाल ली गई हॉस्पिटल में। आप बताइए इससे बुरा क्या हो सकता है, और बच्चा वहीं का वहीं है। अब वो माँ चिल्ला रही है, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं, अभी तो सरकारों के भी कान नहीं खुले, किसी का भी नहीं खुला है। तो कौन करेगा, कौन है इनका रखवाला? ये एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग का ये बड़ा मसला है। जैसे मैं एक रिसेंट में आपको एक पर्सनल अनुभव बता रही हूँ कि कोई एक परिचित थे, उनको ज़रूरत थी कि भाई लीवर उनका डैमेज हुआ, लीवर की ज़रूरत थी। तो अस्पताल प्रबंधन को उनके परिवार के हर आदमी ने ऑफर किया, हम दे देंगे, क्योंकि जवान बच्चा था, हम देंगे। उसकी वाइफ ने भी और उन्हें भी। उन्होंने कहा नहीं, आपका किसी का सूट नहीं कर रहा, ऐसी बिना कोई उनका जांच नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। लेकिन हमको मिल रहा है डोनर, 5 लाख लेगा लेकिन। अब बताइए ये कौन डोनर है वो? आप एक तरफ कहते हो कि हम, कुछ और रिश्तेदारों ने भी कहा भी हम भी दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो बाहर के हो, इसके माँ बाप बहन भाई ये दे सकते हैं, बीवी भी दे सकती है, तो बाकी और नहीं दे सकता। उनको ऐसे कह दिया। और वो कौन है जो डोनर है जो 5 लाख लेगा? इनकी इसी हाँ ना में वो बच्चा जिंदगी से चला गया। ये इतना, तो आप किसकी लाते, किसका ये अब लीवर लेके आते? ऐसी किसी की किडनी की जरूरत है तो किसकी लेके आते? इसका मतलब आपके पास है ऐसा। ये ट्रैफिकिंग एक चल रही है ज़बरदस्त। और जिनका, जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको सब कुछ, उनको तो दिल भी मिल जाता है। कैसे मिलता है? कि वो गरीब लोग हैं जो सड़क पे हैं, फुटपाथ पे हैं, जिनको आपने कब कैसे कैसे बेहोश किया, कैसे क्या किया, और कैसे उसकी वो निकाल लिया। अब ये बहुत गरीब माँ है जिसका ये बच्चे का निकाल लिया, 18-19 साल का बच्चा है, और वो सब जगह चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उसकी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि चलिए जो आका हैं हमारे, उनको नहीं टाइम है, मगर क्या उनके मंत्री संतरी जिनको अश्लीलता करने का तो टाइम है, क्या वो कभी रील स्क्रॉल करके नहीं दिखते होंगे, मोबाइल से दूर रहते होंगे क्या? उनको कभी पता नहीं लगता इन खबरों का? या मैं इतना चिल्ला रही हूँ, क्या कभी किसी के सामने नहीं आया होगा कि ये सच हो रहा है? इस पर भी कभी ध्यान दिया जाए। अगर आप देख लेना, चुनाव आ रहे हैं, किसी के एजेंडे में हो, बच्चा हो,
वोट नहीं मिलेंगे ना वहाँ से। हाँ, वहाँ नहीं मिलेंगे। या फिर हम रामखिलावन पे आते, हाँ। बच्चा, आप एक बच्चे, मतलब 58 बच्चों का शोषण हुआ है, और 58 बच्चे वो लड़के हैं। लड़कों के साथ वो बंदा सेक्स करता है जो इंजीनियर है, जिसको पैसे की कमी नहीं है, फिर भी वो, और आस पड़ोस के लोग कहते हैं बहुत सज्जन लोग हैं दोनों पति पत्नी। अच्छा। हाँ, बच्चे कहीं उनके बाहर सेटल हैं, हाँ। और ये दोनों तो इतने शरीफ हैं, अब तो रिटायरमेंट के नज़दीक हैं, कि ढंग से किसी से इनका बहुत उठना बैठना नहीं है, हर किसी से नमस्ते दुआ सलाम बहुत अच्छी है, प्रेम से है सब। और बताइए वो घर में क्या, उन पर कोई यकीन नहीं कर पाया कि हमारे बच्चे का शोषण हुआ है, तो इस आदमी ने किया। टॉफी बिस्किट के बहाने बीवी ले आती, और पति फिर सेक्स करता और वो उसकी वीडियो बनाती। फिर पता नहीं लगा, कानून की जद में तो वो आए, क्योंकि राजनीतिक उनका कोई वजूद नहीं था। लेकिन जिनका राजनीतिक वजूद है उनका कुछ हो रहा है। आप बता देना मुझे, जिस दिन अशोक करात को कहीं फांसी की सजा हो जाए, ये सब मुकर जाएंगे जिनकी रीलें बनी हैं, सब मुकर जाएंगे, वो बाइज्जत छूट जाएगा। क्योंकि अब वो बात नहीं रही कि आप ये कहें कि अच्छा ठीक है कोर्ट में देखेंगे, नहीं, अब कोर्ट में देखने वाली स्थिति, कोर्ट में भी पैसा देखेगा। तो ये बच्चों को आपने ऐसा टारगेट कर दिया है, क्योंकि अभी मैं बात करती हूँ सेक्स टूरिज्म की, कि टूरिज्म में सेक्स का बढ़ावा बच्चों को से दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मगर अब जब घरों में पोर्न बनने लगी हैं, बच्चों को बहका के, कहाँ सुरक्षित हैं बच्चे, डर लगने लगा है कि बच्चा बाहर निकले किसी के हाथ ना चढ़ जाए। फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, फिर भी माओं को समय नहीं है, पिताओं को समय नहीं है, शाम को कभी आके पूछने का समय नहीं है। उनको अपना टाइम याद है, आपको भी याद होगा कि 5 बजते हमारे फादर का आने का टाइम होता था, पहले से हमको लग जाता था, और अम्मा भी हमको कहने लगती थी कि पापा आने वाले। हाँ। और चलो किताब लेके बैठो, टीवी भी बंद चल रहा होगा, है ना से। जी हाँ। तो बताइए आज कहाँ है वो? आज आपने सब खत्म कर दिया। लौट के तो देखो एक बार, लौट आएंगे आपके बच्चे, आज नहीं लौट रहे। और 10 साल का बच्चा कह रहा है कि प्राइवेसी मेंटेन करिए, प्राइवेसी मेंटेन, मेरे कमरे में कैसे आ गए, और मोबाइल नहीं दिखाऊंगा, उसका लॉक नहीं दूंगा। क्यों? मोबाइल है बच्चे के हाथ में, क्या जो किताब पढ़ने दो उसको। मैं जिनकी बात कर रही थी कि बड़े वेल सेटल्ड लोग थे, मैं जब उनके ऊपर वाले उसमें गई तो बुक शेल्फ था उनका, उसमें प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और सब टॉलस्टॉय सब लगे हुए थे। जब मैंने कहा पढ़ती हो कि ऐसी लगा रखे, कि नहीं दीदी पढ़ते हैं, पढ़ने का शौक है, तभी मैं तो दिल्ली से खरीद के लाती रहती। तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब वो चाहती तो इतना, वो वर्किंग है, घर में ही कर रही हैं, मेक ओवर करती हैं, लेकिन बच्चे को समय भी नहीं दे पा रही इतना, दादा दादी के भरोसे। वो चाहते थे उसे मोबाइल दे के बिठा सकते थे, हम तो बूढ़े हैं, बैठे रहो तुम इसे लेके, लेकिन नहीं, बच्चे को पता ही नहीं मोबाइल क्या चीज़ है। इतना सुखद लगा वो, क्यों नहीं हो सकता। और उनके पास ये नहीं कि कोई पैसे की कमी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। देखिए आप कितना, मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो हर घर में, किसी भी घर में मेरा कभी जाना हुआ तो मैंने देखा बच्चे तो मोबाइल लिए बैठे हैं बस, छोटे 5-5, 6-6 साल के बच्चे। ये शोर मचाएगा, कभी मोबाइल छीन लो, अरे ये तो बहुत शोर मचाएगा, हमें आपको बात भी नहीं करने देगा। तो फिर क्या देख रहा है वो? माँ बाप बचने के लिए और दे रहे हैं कि हम अपना काम कर पाएं। हाँ, मम्मियाँ सो पाएं तो उसको मोबाइल देके सो जाओ। मोबाइल देके दे दो, तो फिर क्या करें? हम ही तो उन्हें रसातल में भेज रहे हैं। फिर भी मैं अभी सोचती हूँ, मुझे आशा की ये किरण, कि हम गांव देहात की तरफ अभी देखते हैं, बहुत बचे हैं काफ़ी, कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो बिहार या वेस्टर्न यूपी, यहाँ के IAS PCS निकल रहे हैं सब गाँव से। मुझे शहर का एक बच्चा, इन कॉलेजों से, ये दुकानें खुली है ना, इनसे निकला हुआ एक बच्चा दिखा दो कि इनमें से हो। ये जो टैलेंटेड बच्चे भी हैं वो हैं जो सरकारी सीट पे BTech करके आए, सरकारी सीट पे IIT या IIHM इनमें सब है, वो निकल जाए बात दूसरी है। लेकिन आम तौर पे जो उसमें पैसे दे के गया, मैंने एक बच्चा वो 15-15 हज़ार पे नौकरी करते मैं देख रही हूँ, 20-20 हज़ार। क्या परोस रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं? नहीं है आपको, बिल्कुल यही पता नहीं है कि हमारा, अरे अगर बच्चा आपका कहना चाहता है कि मुझे यहाँ जाना है, काउंसलिंग के नाम पे आपको धोखा दे रहा है, कॉलेज भी धोखा दे रहा है, आपका बच्चा भी धोखा दे रहा है, उसको कह के तो दिखाओ कि ठीक है तुम मेहनत करो, सरकारी सीट पे जाओ, चाहे यहाँ नहीं मुंबई चले जाओ, कोई मना नहीं करेगा। वो तो उनकी औकात ही नहीं है बच्चों की, इनको आपने पढ़ा दिया, उनको कुछ नहीं पता, कुछ भी। मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ, कई बार कॉलेजेस में जाती हूँ तो मोबाइल देख रहे हैं बच्चों को, पता ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है। मैंने कहा काहे कि इनके लिए हमको 2 घंटा आपने ख़राब कराया, एक सवाल नहीं है इनके पास, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस बात का। बाहरी दुनिया में ये भी नहीं पता है क्या हो रहा है। अशोक करात का कोई मामला है नहीं, मैंने पूछा एक बड़े कॉलेज में यहीं दिल्ली, इनका आप जानती है कि अशोक करात का कोई मामला, कोई बच्चा नहीं बोला।
ग्रेजुएशन में सब बच्चे, PCA BTech ये सब बच्चे थे, और कोई नहीं बोला। तो नहीं देख रहे वो, तो इसका मतलब वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। और अगर मैं इस समय आपको बताऊं तो माँ बाप की कहाँ गलती। जैसे कल मैं रास्ते से आ रही हूँ, मुझे किसी ने फ़ोन किया, मैडम मेरी बेटी गायब हो गई है। हमने कहा कितनी बड़ी है? वो 27 साल की है। 27 साल की कैसे गायब हो सकती है? किसी के साथ चली तो नहीं गई? किसी से अफेयर था? बोले हाँ जी किसी से अफेयर था, और लेकिन जिससे अफेयर था वो वहाँ हमने मुकदमा लिखाया है दिल्ली। मैंने कहा आप तो बता रही हैं कि आप कहीं पंजाब में किसी जगह का नाम लिया कि वहाँ रह रही हैं, तो दिल्ली कैसे? बोली नहीं लड़की दिल्ली थी, पढ़ रही थी, जॉब कर रही थी, हाँ तैयारी कर रही थी। 27 साल की उम्र में क्या तैयारी कर रही थी? कितना पढ़ी लिखी है? बोली 12th की है। 12th के बाद तुमने दिल्ली भेज दी। अब मैंने कहा वो कब गई थी दिल्ली? 18-19 साल की थी, तो इतने साल वो तैयारी कर रही है। अब बताइए आज तक तो तैयारी हुई नहीं, 12वीं के बाद पढ़ी नहीं, अब वो कहाँ चली गई कहाँ नहीं चली गई उसके लिए आप ढूंढती घूम रही। मैंने कहा जाने तो जहन्नुम में जहाँ चली गई। इनको वो लड़का मना कर रहा है जिस पर हमें शक है कि मेरे साथ तो आई नहीं। तुमने कहा और कोई मिला होगा। ड्रग का इतना भयंकर जाल है कि जो बच्चियां ना जो ड्रग में जाके किसी के साथ भी जा सकती, ड्रग्स के लिए, खाली लग्जरी के लिए नहीं जा रही हैं, ड्रग्स के लिए भी जा रही हैं। इतना बुरा हाल है कि बहुत वेल नोन फैमिली की बच्ची, और बच्ची मैं अब क्या कहूँ, बच्ची तो इसलिए कह रही हूँ कि बेटी होंगी, 40+ है इस समय, और शादी उन्होंने बिल्कुल विद इन टाइम कर दी। बहुत अच्छी रॉयल फैमिली है, बहुत सब गवर्नमेंट जॉब में बड़े बड़े पदों पे हैं, और वो लड़की खुद भी वेल सेटल्ड है, एक बड़ी कंपनी में है। और हालात ये हैं कि 10 दिन माँ बाप उसके पास रह के आए, मगर वो लड़की घर नहीं आई। तो उन्होंने 10वें दिन कहा भाई आज की तो हमारी रिजर्वेशन, हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि चाबी पड़ोस में दे जाना। अच्छा। और आई नहीं लड़की। और फिर उन्होंने मुझे दिखाई उसकी कुछ चीज़ें, मैंने कहा ये सब ड्रग है, ये सिगरेट, ये जो माचिस है, ये जो मसाला है, ये सब ड्रग्स हैं। तो अभी खैर हम उनका करा रहे हैं, लेकिन ऐसे इतने 14 साल की बच्ची है जो फ़ोन से इतना एडिक्ट है कि इंस्टाग्राम पे अगर किसी भी लड़के से बात हो गई, वो उसको सबसे पहले प्रपोज करती है सेक्स करोगे मेरे साथ। और अगर माँ बाप रोक रहे हैं, और मिडिल क्लास की लड़की है, रोक रहे हैं, केवल 8वीं में पढ़ती, अब तो छोड़ दी पढ़ाई भी, तो उनको मारती जो कुछ हाथ में आ जाए उससे मारती है। करीब इतने डर गए इससे। 2 बेटियां उनकी, कुछ चक्कर में फंस रहे हैं, क्या जिंदगी उनकी। पर आपको नहीं समझ में आ रहा क्यों दी। मैं उन्हें डांटती क्यों दिया फ़ोन इतना कि उसके हाथ में से फ़ोन नहीं हटता। बोली जी अब तो स्कूल ही इसलिए नहीं जाती कि फ़ोन नहीं मिलता वहाँ पे, कि स्कूल में फ़ोन दे दो तो चली जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। अच्छा, इस तरह के जो सेंटर्स आप जब ये रेड लाइट एरिया वगैरह में जाते हैं तो फीमेल्स वगैरह, अब आजकल के दौर में क्या बच्चों की डिमांड भी करते हैं ये लोग, और बच्चों से भी काम कराया जाता है? बिल्कुल, पहले से भी रेड लाइट एरियाज़ में भी कि छोटी बच्ची चाहिए। एक तो मिथक पाल लिया था आज से 15-20 साल पहले, जब बहुत ज़्यादा HIV पॉजिटिव का हुआ कि छोटे बच्चों के साथ सेक्स करोगे तो HIV पॉजिटिव नहीं होगी, मतलब आपको प्रोटेक्शन नहीं लेना है, छोटी बच्ची दे दो, उससे हमें HIV पॉजिटिव ना हो, ना हम उसको देंगे ना वो हमको देगी। ये लोग कैसा मिथक, बड़ा मुश्किल से संभाला इस बात को अपने यहाँ। तो मैंने कहा ये गलत है, ये बच्ची भी होगी इसमें इन्फेक्टेड, और वो आदमी भी होगा जो इसे दे के जाएगा। लेकिन फिर भी छोटी बच्ची की हमें ऐसा कहेंगे बच्चा चाहिए बच्चा, तो क्या कहेंगे आप किसको। मतलब बंदा कह रहा है, और लगभग 50+ था, और वो महिला बैठी है जबकि वो धंधे में नहीं थी। तो मैं अचानक पहुंच गई, मैंने कहा क्या हुआ भाई कैसे? बोली देखना मांग रहे हैं, बच्चा मांग रहे हैं। तो मैंने कहा बच्चा, तुम्हारे पास बच्चा कहाँ से आया? तो बोली आप समझी नहीं, छोटी लड़की मांग रहे हैं, और आपको तो पता है मैंने तो ये सब काम छोड़ दिया, मेरे यहाँ तो एक भी लड़की नहीं ढूंढ लो तुम। तो ये कह रहे हैं साहब कि तेरी पोती तो है, बड़ी हो रही है, यानी तू नातिन होगी, उसको लिया। मैंने उस आदमी से कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पहचान रहा था, मैंने कहा तू जा भाई यहाँ से, बेकार में तेरी उम्र का मैं लिहाज कर रही हूँ, मेरे से कुछ जाती हो जाएगी, तो चला जा। वो चला गया, कुछ नहीं बोला। बाद में उसने मुझे कहा कि आप जानती नहीं मैडम? मैंने कहा नहीं, ये दरोगा जी है। अच्छा। मेरी आग लग गई। मैंने नहीं खैर ढूंढने की तो मैंने कोशिश नहीं की उस समय। संयोग ऐसा रहा कि एक मुकदमा शायद था, लड़की निकाली थी, तो मैं गई तो वो सज्जन सामने खड़े, और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में तैनात थे वो। अच्छा। सोचिए जिस काम के लिए तैनात हैं
उसी जगह जाके बच्चा मांग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे दूर से देख के ऐसे करा। अब मैंने कहा, अरे हट, मैं तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुझे क्या तेरी शिकायत करके कर लूँगी मैं, तू रिटायरमेंट के नज़दीक है, और क्या तेरे ज़मीर को मैं रोक दूँगी, अब तू जा जो कर, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। क्या करेंगे आप? मतलब हम उस जगह आके खड़े हो गए हैं जहाँ हमारे बच्चे यहाँ खड़े हैं, 1 सेकंड पैर फिसला और गए, बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उससे बड़ा अभी आप ही के नोएडा का केस है कि जहाँ वो कोरियन गेम्स खेल रही हैं और 3 लड़कियां आत्महत्या करती हैं। मतलब क्या था कि वो कोरियन राजकुमारी हो गई, हम कैसे माइंड वॉश करती हैं ये ऐप, समझ ही नहीं आया। और फिर हमको कोरियन नहीं जा, हम तो कोरिया में जाएंगे, वहीं रहेंगे, माँ बाप से भी जिद, और नहीं माना तो एक दिन कूद के आत्महत्या कर ली। कि हम तो भाई को भी लेके जाते हैं, उसमें जो लिखा है उन्होंने इतना बड़ा लेटर कि भाई को भी लेके जाते, भाई तैयार नहीं था कोरियन बनने के लिए। कोरियन संस्कृति से आप कितना प्रभावित हो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज़ चल रही है, क्या इसमें चल रहा है मोबाइल में। तो अब समाज वो नहीं रहा। अब से अगर मैं देख रही हूँ 30 साल 35 साल पहले, कि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ऊपर जाती थी कि वो सब मेरे नीचे चर्चा हुए, जितनी दुकानें हैं। कभी मैं 1-2 दिन नहीं गई तो मुझे पूछे, बेटा आई नहीं बहुत दिन से, क्या कोई नई लड़की है क्या? नहीं नहीं बताई कभी नहीं नई लड़की। ऐसा नहीं हम तो ये कह रहे थे कि कहाँ रह गई हमारी बेटी। आज नहीं है वो समय, आज तो आपको एक दूसरा कोई पहचानता भी नहीं। क्या आप करेंगे? कैसे समाज तो वहाँ जा रहा है जिसकी आपने भी कल्पना नहीं की होगी। मैं तो चलो, हम तो जाती हुई ज़िंदगी है, मगर आप आती हुई ज़िंदगी है, आप लोगों ने भी कल्पना नहीं की होगी जिसको आप देखने जा रहे हैं। बिल्कुल। और मेरा तो ये मानना है कि समाज को बनाने वाले हम लोग हैं, हम और आपसे मिलकर ही समाज का निर्माण हुआ है। तो अगर केवल हम ये दायित्व उठा लें कि हम अपने आप अपने परिवार को संरक्षित रखेंगे, उन्हें अच्छे संस्कार देंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, तो हो सकता है फिर से हमारा समाज सुधर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हर बार जब भी पॉडकास्ट करता हूँ तो दीदी इतनी भावुक हैं, और ये भावुकता ही है कि दीदी इस कार्य को कर रही हैं 30-32 सालों से, क्योंकि ये दिल से जुड़ाव रखती हैं। एक बार फिर दीदी, कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन आपको धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारी ये खुशकिस्मती है, यही कहूँगा कि हमारा भाग्य है कि आप जैसे लोग समाज में हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आपको अगर कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। दीदी एक NGO चलाती हैं, संकल्प। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, इनके साथ में कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, अपना नाम नंबर भेज सकते हैं, दीदी से संपर्क कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाके बात कर सकते हैं। कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कभी समाज में इस तरह की स्थिति दिखे तो ज़रूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि हम और आप मिलकर ही इस समाज को बदल सकते हैं। तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।